प्रिय छात्रों, आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद पुनीत में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार, ठीक है। अलंकार की परिभाषा जानी, अलंकार के भेद जाने कि अलंकार के दो भेद होते हैं, ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और कुछ विद्वानों का प्राय मानना होता है कि एक और भी अलंकार है, उभयालंकार, ठीक है। तो शब्दालंकार अर्थालंकार समझने के लिए कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि मनुष्य की जो सुंदरता होती है वो दो प्रकार से होती है, एक बाह्य सुंदरता और एक आंतरिक सुंदरता। बाह्य सुंदरता का मतलब ये है कि देखने में वो आदमी कैसा लग रहा है, खूबसूरत है, गोरा है, सांवला है, उसकी वस्त्र शैली क्या है, पहनावा क्या है। और आंतरिक जो सुंदरता होती है वो व्यवहार देखा जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं ये एक उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं। कविता की दो प्रकार की सुंदरता होती है, एक बाह्य सुंदरता, एक आंतरिक सुंदरता। बाह्य सुंदरता में शब्दालंकार जो कि वर्ण पर आधारित होते हैं, और अर्थालंकार जो कि शब्द के अर्थ पर आधारित होते हैं, ठीक है। और आज जो अलंकार के भेद हैं, शब्दालंकार के 5 भेद हैं, और उन 5 भेद में से मैं पहला भेद बताने वाला हूं, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब समझना यह है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं या अनुप्रास अलंकार क्या है। वास्तव में जो लोग अनुप्रास अलंकार जिसने भी आज तक नहीं पढ़ा है उसके भी समझ में आएगा, और समझ में आ जाए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। देखिए, अनुप्रास शब्द को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अनुप्रास शब्द को दो भागों में तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, अनु धन प्रास, ठीक है। अनुप्रास को मैंने तोड़ दिया अनुधन प्रास में। और अनु का जो अर्थ होता है, अनु का अर्थ होता है बार बार। क्या होता है? बार बार, ठीक है, प्लस। अब प्रास का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? वर्ण। क्या मतलब होता है? वर्ण। और बार बार का एक और भी मतलब हो गया, कोई चीज जब बार बार कही जाएगी या आएगी तो पीछे आएगी या बाद में आएगी। तो एक बार बार का अर्थ एक और भी निकला, वो हो गया पीछे या बाद में, ठीक है भाई। जब बार बार कोई चीज आएगी तो पीछे आएगी या बाद में आएगी। तो इस आधार पर पीछे या बाद का मतलब है कि पहले एक बार आ चुका है, उसके बाद फिर आएगा। इस विभाग पर इसके अकॉर्डिंग हम एक परिभाषा बना सकते हैं कि क्या, कि एक वर्ण एक बार आए और वह बार बार आता जाए, है ना। एक वर्ण एक बार आए और वो बार बार उसके पीछे आता जाए तो अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। एक तरीके से इसी के अकॉर्डिंग एक परिभाषा और भी दे सकते हैं कि जब एक वर्ण एक बार आए, जब एक वर्ण, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। यदि एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया, समझ में आ गया भाई, तो कभी नहीं बोलोगे। ये चीज ध्यान रखना। कह सकते हैं
कि जब एक वर्ण एक बार आ चुका हो और फिर वही वर्ण बार बार आता जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यदि आप लोग इतना समझ गए हैं तो प्लीज एक कमेंट जरूर करें, एक लाइक जरूर करें, और जो भी इस वीडियो को हमारे भाई बहन देख रहे हैं, प्रिय साथी देख रहे हैं, मित्र देख रहे हैं, वो लोग एक कमेंट और एक लाइक जरूर करें। परिभाषा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, कविता की जिन पंक्तियों में एक वर्ण की, ऐसे लिख लो, कविता की जिन पंक्तियों में, कविता की जिन पंक्तियों में एक वर्ण की, एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कविता की जिन पंक्तियों में एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में जरूर आ जाएगा। कैसे? देखिए उदाहरण, आपको देखना यह है कि एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति अगर हो तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यदि आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर बनता है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्लास, यदि आपको अच्छी क्लास लगे तो जरूर शेयर करें। और ये जो बच्चे क्लास 6 में है, 7th में है, 8th में, 9th में, 10th में या इंटर फर्स्ट ईयर जो भी हैं, वो लोग इस परिभाषा को लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। परीक्षा में भी पूछी जा सकती है, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उनमें भी ये मददगार साबित होगी यदि आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे। अब एक उदाहरण देख लो, जैसे उदाहरण के माध्यम से हमें समझना है। देख लो उदाहरण, पहले तो मैं वही उदाहरण ले रहा हूं जो कि प्रायः सभी किताबों में मिलता है और आसान भी होता है। ठीक है, देखो, चार चंद्र की चंचल किरणें, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, अब ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, क्या ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित हैं
चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना, किरणें खेल रही हैं जलथल में। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंक्तियां हैं। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ क्या है समझ रहे हो? चारु मतलब सुंदर, चंद्र चंद्रमा, है ना, तो इसका अर्थ ये है कि सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल में, क्या, जल और भूमि में विखर रही हैं, विखर रही हैं, ऐसा मानो कि वो क्रीड़ा कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्रीड़ा कर रही हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया कि वर्ण की आवृत्ति बार बार। अब देखो आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, एक बार, बार बार। अब एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति, मतलब एक वर्ण एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार मतलब 2 भी बार आ सकता है, 3 बार भी, 4 बार भी, कितनी भी बार आ सकता है बार बार का मतलब। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक वर्ण जो है हमारा चा, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, देख रहे हैं, चा वर्ण की, और ये ला वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। अब मैं ला को क्यों गिन रहा हूं? इस चीज को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। मैंने बताया ना कुछ नया आपको मिलने वाला है। अब ये हो गया, यानी इसमें चा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण और ला वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से और हम समझ रहे हैं कि हमारा ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 2। दूसरा उदाहरण जैसे कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये, है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं, है ना। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, इसमें जो है तावर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है ना। ऐसे कई उदाहरण हैं, एक उदाहरण और समझने के लिए हम ले रहे हैं। परिवर्तनशील समय, परिवर्तनशील समय करता जाता, परिवर्तनशील समय करता जाता है परिवर्तित परिस्थितियां, परिवर्तनशील समय करता जाता है परिवर्तित परिस्थितियां, परिवेश लिखता है नई परिभाषाएं, लिखता है नई परिभाषाएं। ठीक है, परिवर्तनशील समय करता जाता है परिवर्तित परिस्थितियां, परिवेश लिखता है नई परिभाषाएं। ठीक है, अब ये कैसे अनुप्रास अलंकार हो गया? पहले बताया कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी। अब यहां पर देखो जो हमारा पा वर्ण है इसकी आवृत्ति हो रही है, जैसे यहां पर परिवर्तन में पा आ गया, परिवर्तित में पा आ गया, परिस्थितियां में पा आ गया, है ना, परिवेश में पा आ गया। और ये देखो यहां पर तावर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार तावर्ण भी आ रहा है, ये देखो
ये देखो, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? देखो, जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें जो है अंत्य वर्ण की आवृत्ति अंत्य वर्ण के साथ, ठीक है, और आरंभिक वर्ण की आवृत्ति आरंभिक वर्ण के साथ होनी चाहिए। यह है अनुप्रास अलंकार कि अनुप्रास अलंकार में अंत्य वर्ण की आवृत्ति अंत्य वर्ण के साथ, यानी कि जो शुरू का वर्ण हमारा है प्रथम अक्षर की आवृत्ति प्रथम अक्षर के साथ और अंतिम अक्षर की आवृत्ति अंतिम अक्षर के साथ। अब आवृत्ति किस प्रकार से हमें गिनना है कि कितनी बार एक वर्ण कितनी बार आया है, यदि इस चीज को आप जानना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देखो, मैं ये बता रहा था कि जो ये मैंने चार चार वर्ण की वजह से, है ना, अनुप्रास अलंकार है, ला है, तो किसी शब्द के अधिकतम 3 भाग होंगे जिनको लिखने और लिख सकते हैं। किसी शब्द के अधिकतम 2 भाग, मतलब कम से कम 2 भाग और अधिकतम 3 भाग होते हैं, कोई भी शब्द हो। जैसे कि मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, काम, ठीक है, दाम, ठीक है, पलक। अब देखो, ये जो हमारा वर्ण है ये वर्ण हमारा आरंभिक वर्ण क्या है, आरंभिक वर्ण है, ठीक है, और जो मां हमारा है ये अंत्य वर्ण है, क्या है, अंत्य वर्ण। इसी तरीके से दा हमारा क्या है, आरंभिक वर्ण है, मां हमारा क्या है, अंत्य वर्ण है। पलक में पा आरंभिक वर्ण होगा, ठीक है, ला जो का है ये हमारा अंत्य वर्ण हो जाएगा और जो ला है वो मध्य वर्ण। अब कोई कहे कि अगर मान लो कोई शब्द 4 अक्षर का हो, 5 अक्षर का हो, 6 अक्षर का हो, तो उसमें ऐसे देखो, यदि मान लो ये लिखा है रामदास, रामदास लिखा, तो राम रा जो हमारा है ये हमारा हो गया आरंभिक वर्ण, क्या हो गया, आरंभिक वर्ण। और जो सा हो गया हमारा हो गया अंत्य वर्ण, क्या हो गया, अंत्य वर्ण। और जो मां और दा जो बच्चा है ये हमारा हो जाएगा मध्य वर्ण में, क्या हो जाएगा, मध्य वर्ण। अब देखो, मैंने बताया कि जो अनुप्रास अलंकार होता है वो क्या, आरंभिक वर्ण की आवृत्ति आरंभिक वर्ण के साथ, अंत्य वर्ण की आवृत्ति अंत्य वर्ण के साथ होनी चाहिए। एक चीज और भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रायः विद्वानों का मानना यह है कि जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें आरंभिक और अंत्य वर्ण को गिन लिया जाता है। मध्य वर्ण के आधार पर अनुप्रास अलंकार को नहीं देखा जाता है कि कोई मान लो किसी उदाहरण में मध्य में कोई माँ या चाचा की आवृत्ति आ जाए तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि वो अनुप्रास अलंकार हो, ठीक है। अब देखो, इसमें और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुबंत बुलाए। इसमें मामा की आवृत्ति हो रही है, सासा की आवृत्ति हो रही है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, इसमें भी आवृत्ति हो रही है। अब देखो, हमें देखना यह है कि आवृत्ति किस प्रकार से हो, तो मैंने ये समझा दिया कि आरंभिक वर्ण की आवृत्ति आरंभिक वर्ण के साथ, अंतिम वर्ण की आवृत्ति अंतिम वर्ण के साथ। अब यदि आपको ये समझना है कि जो आवृत्ति हो रही है किसी वर्ण की वो कितनी बार हो रही है, यदि हमें इस चीज को समझना है, आवृत्ति गिनना कैसे आपको है ना, आवृत्ति आपको गिनना कैसे है, इस चीज को समझना है। आवृत्ति कैसे गिने, या ये कह सकते हैं कि आवृत्ति गिनना कैसे है। एक पॉइंट और लिख लो कि आवृत्ति गिनना कैसे है।
आवृत्ति आपको गिनना है तो वर्ण जितनी बार आया है उसमें -1 कर दो, यानी वर्ण जितनी बार आया है उसमें से आपको -1 कर देना है। ठीक है, वर्ण जितनी बार आया है उसमें से -1 कर दोगे तो आवृत्ति पता चल जाएगी कि वर्ण कितनी बार आया है। जैसे कि मैं इस उदाहरण की बात करूं, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, तो इसमें जो चा वर्ण है इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, अगर ये हमें समझना है तो देखो चा वर्ण लिख लेते हैं कि चा वर्ण की आवृत्ति, चा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है। अगर हमें ये चीज जाननी है तो चा वर्ण की आवृत्ति देखो 1 2 3 बार हुई, तो चा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। तो जितनी बार वर्ण आया है वो लिखेंगे, है ना। 3 बार वर्ण आया है, 4 4 4 ये लिख लिया और इसमें से -1 कर देंगे तो हमारी समझ में आया कि 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो चा की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो चा की आवृत्ति जो है 2 बार हुई है। ऐसे ही देखते हैं ला की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो ला वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है। अब 1 2 3, अब 1 2 3 सॉरी एक यहां भी है, ये देखो 1 2 3 4। अब ला वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो 4 में से -1 करेंगे तो आएगा 3, तो 4 ला वर्ण की आवृत्ति 3 बार आई है। यदि इस तरीके से ना समझ में आया हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आवृत्ति कैसे जाने, कितनी बार आवृत्ति हुई है। तो ऐसे देख लो, जैसे मान लो ये हमारा चा वर्ण है भाई, है ना। अब ये हमारा चा वर्ण है तो इसके बाद जब कोई वर्ण आएगा, सॉरी इसके बाद मान लो यही वर्ण फिर आ गया, है ना। तो जब ये वर्ण बार बार आ रहा है तो ये तो पहले से वर्ण है ही है, पहले यहां पर लिखा ही है। अब जब ये बार बार आएगा तो ये एक काउंट इसमें किया जाएगा ना, एक तो काउंट किया जाएगा। यदि अब फिर बार आएगा इसके बाद तो ये दूसरी बार आवृत्ति हो रही है ना। अगर फिर इसके बाद कोई चा वर्ण आए तो ये तीसरी बार आवृत्ति हो रही है। इस वाले को नहीं गिनना है बल्कि जो आएगा उसको गिनना है। 1 है ना, ये तो पहले से है, 1 2 3। वही मैंने फार्मूला बताया कि जितनी बार वर्ण आया है, 3 बार वर्ण आया था -1 कर दिया। इस वाले को नहीं गिनना है, उसके बाद जो वर्ण आएंगे एक को छोड़ के जितने वर्ण आ रहे हैं उनको गिनना है। ठीक है, तो इस आधार पर जो भी हमारे स्टूडेंट छात्र हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और थोड़ा सपोर्ट करें, है ना। और देखो अंतरास अलंकार को मैंने जाना समझा कि मतलब अनु का क्या अर्थ है, प्रास का क्या अर्थ है ना, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति कैसे हमें गिनना है ना। इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।